प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? तो दो वेक्टर के प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो इसमें दो बातें होती है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। सो मैं एक बार लिखता हूँ इसको, चीजों को एक के बाद एक। सो हम जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, स्केलर प्रोडक्ट की बात जब आप करते हो, सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स which produces a scalar quantity is known as स्केलर प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल है वर्क। वर्क जो हम लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं एफ डॉट डी। अब ये डॉट जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो हम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, एफ डॉट डी। अगेन वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट which produces a vector quantity। अगेन पहले वाले में स्केलर प्रोडक्ट में क्या हुआ था, एक स्केलर क्वांटिटी मिली थी, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए तो कोई चक्कर है नहीं, उसमें मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज प्रोड्यूस अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, और इसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले हम क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पहले हम स्केलर प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट उस पर ध्यान देते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है। सो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज mod of a into mod of b into cosine theta, where theta is the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि ऐसे 5 न्यूटन का एक फोर्स है और थीटा एंगल पे लगा, मतलब ए 30 डिग्री पे लगा किसी दूसरे, और एक बॉडी जो है यहां से डिस्प्लेस होकर यहां चला गया, लेट्स से 10 मीटर। पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। दिस फोर्स, ये जो फोर्स है 5 न्यूटन, ये क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। सो यहाँ पे तुम देखो तो तुम्हें दिख रहा है फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा आर है वो दिख रहा है 10 मीटर, और जो तुम्हारे पास एंगल थीटा दिख रहा है वो दिख रहा है 30 डिग्री। सो वर्क का जो डिफिनीशन होता है वो होता है एफ डॉट टी। इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब कुछ करना नहीं है इसमें, 5 इंटू 10 इंटू 3/2। अब ये 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये 25√3 जूल। सो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 5 यूनिट, और दूसरा एक वेक्टर है लेट्स से बी जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं और तुमसे बोले कि ये वाला जो एंगल है वो 150 डिग्री है। फाइंड
ए डॉट बी। सो इसको कैसे करेंगे? तो तुम्हें याद होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, दोनों को या तो टेल टू टेल मिलाते थे या तो हेड टू हेड मिलाते थे। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा मूर्ख बनाने की कोशिश की बच्चों की, हम बुद्धिमान लोग हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये था तुम्हारे पास ए, और इस वेक्टर के तो उठा के यहाँ पे डिस्प्लेस कर दो दूसरे वाले को, बी वाले को, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तुम्हें क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल 150 दिया हुआ है, तो जो ये वाला एंगल, थोड़ा सा इसको और अच्छा करना चाहता हूँ मैं। बेसिकली ये ऐसे था तो अब दिखेगा, ये वाला 150 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये तुम निकाल पाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। सो ये इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। सो यहाँ पे ए डॉट पी की वैल्यू कुछ नहीं होगा, 5 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। तुम वैल्यूज डाल दो तो 50 इंटू √3/2। सो देखो ये हो जाएगा 25√3। तो ये हो गया। अब मान लो कि तुम्हारे पास वेक्टर 3 डायमेंशन में दिया, लेट्स से वेक्टर ए इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप हो, और वेक्टर बी भी 3 डायमेंशन में दिया हो, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, और तुमसे पूछे कि भाई बताओ a डॉट b क्या होगा। तो देखो यहाँ पे a डॉट b हो जाएगा ax bx i डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस az bz ए डॉट के। अब तुम बोलोगे कि ये तो आपने लिख लिया, लेकिन आई डॉट जे भी तो होगा यहाँ पे, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स आई डॉट के, ये सब। तो देखो जो सेम वाले हैं आई डॉट आई, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जे डॉट जे की भी 1 और के डॉट के भी 1। जे डॉट आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, ये सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों? मान लो कि मैंने तुमको लिखा आई डॉट आई, तो इसका मतलब तुम क्या लिखोगे, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, इन दोनों के बीच ये पैरेलल वेक्टर हो गए। सो 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। सो ये हो गया 1। तो यही सेम चीज जे डॉट जेड के लिए भी होगी और यही सेम कहानी के डॉट के लिए भी होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे आई डॉट जे, ये हो गया मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस ऑफ 90 डिग्री, तुम्हें पता कॉस ऑफ 90 डिग्री बच्चों 0 होता है। सो ये हो गया 0। तो यही हो जाएगा जे डॉट के भी बराबर, यही के डॉट आई के भी बराबर, और इसके और भी जो 3 मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 9 चीजें मिलेंगी। इसके मल्टीप्लीकेशन में इससे 3, इसके मल्टीप्लीकेशन से 3 और इसके मल्टीप्लीकेशन से 3, लेकिन 2 जीरो हो जाएंगे क्योंकि आई डॉट जे यहाँ पे 0 हो रहा है, आई डॉट के 0 हो रहा है, सिर्फ ए एक्स बी एक्स बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ ए बाई बी वाई और यहाँ पे सिमिलरली ए जेड बी जेड, बाकी 6 के 6 जीरो हो जाएंगे। सो अब तुमने ये पता कर लिया कि ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड प्लस ए जेड बी जेड इतना ही होगा। अब तुम्हें पता है कि मॉड ऑफ ए 3 डायमेंशन में कितना होता है, √x² प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि मॉड ऑफ बी कितना होता है, √bx² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सो तुम यहाँ से बच्चों एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर भी निकाल सकते हो कि ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब कुछ नहीं करना है, अब हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एंड होल डिवाइडेड बाई √x² प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर एंड √bx² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मान लो कि तुम्हारे पास वेक्टर ए जो है क्वेश्चन दिया है 3i प्लस 4g प्लस 5k,
और P दिया है तुम्हारे पास 2y प्लस 3j प्लस 7k। सो तुमसे पूछा है कि फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, cos थीटा। सो देखो पहले तो यहाँ से A डॉट P निकाल लो। A डॉट P निकालोगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 35, तो 12 और 6 18, और 18 और 35 53 हो जाएगा ये, 53 हो गया ये। और मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर ये 9 16 प्लस 25 50 हो जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा, हो गया ये। मॉड ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ बी तुम्हारे पास हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 49। सो देखो ना 49 और प्लस 53 है, 53 और 9 रूट ओवर 62। 62 फर्दर जाएगा नहीं क्योंकि 2 इंटू 31, 31 एक ऑड प्राइम नंबर है 2 के साथ, तो कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, तुम्हारे पास ए डॉट बी आया था 53, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 5√2 और इंटू 62। अब ये फर्दर कुछ होने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे 53 कर दो, यहाँ पे 5 कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 124। या मन करे तो 2 को बाहर भी ले सकते हो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 53 अपन यहाँ पे 10√31, ऐसा भी कर सकते हो। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos इनवर्स 53 अपन 10√31। अब अगला कॉन्सेप्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट भी फटाफट कर लेते हैं। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? So product of two vector is produces a vector quantity known as vector product। इसको हम क्रॉस डिनोट करते हैं, तो A क्रॉस B। अब A क्रॉस B है तो A क्रॉस B के पास दो बातें। A क्रॉस B के पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। तो पहले हम इसके मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। सो ये होता है मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा। अगेन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। और A क्रॉस B क्या होगा, अब उसके डायरेक्शन की बात करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, कम से कम 5-6 तरीके तो मुझे ही पता है, लेकिन हम सिर्फ एक तरीके का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। और आप इसी तरीके को अंत तक यूज करेंगे। पूरा मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है बच्चों, वो क्रॉस प्रोडक्ट पे है, और यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से पूरा हम मैग्नेटिज्म लगाएंगे। सो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो अब आप बोलोगे व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। सो जब भी तुम्हारे पास वेक्टर ए दिया है ना, तो वेक्टर ए को राइट हैंड के फिंगर से बताओ, वेक्टर बी जो होता है वो राइट हैंड के पाम से बताओ, और तुम्हारे पास ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो राइट हैंड का थंब देगा। अच्छा, मान लो कि यदि मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया ए को, तो फर्स्ट वेक्टर को राइट हैंड के फिंगर से बताएंगे, सेकेंड वेक्टर को राइट हैंड के पाम से बताएंगे। सो फर्स्ट क्रॉस सेकेंड जो है राइट हैंड के थंब से बताया जाएगा। हमारे पास ऐसे वेक्टर दिया है ए, और एक वेक्टर दिया है बी। अब इसको हम ए और बी के बीच का एंगल पता करना है, तो राइट हैंड के थंब से कैसे करेंगे। तो ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ को यदि तुम ध्यान से देखो तो फिंगर को मैंने ए के डायरेक्शन में कर लिया है, और ये जो पाम है इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कर दूंगा तो ये बी का डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे यदि देखो तुम अपने नोटबुक पे, तो ये राइट हैंड, ये तुम्हारा हो गया राइट हैंड का फिंगर, पाम बता रहा है बी को, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। अब इस चीज को तुम्हें करना कैसे होगा, तो हम इस पे प्लेन पे कैसे करेंगे, मतलब इस पेपर पे। तो देखो हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे ये, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो जाता है। और प्लेन से यदि बाहर की तरफ हो तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आउटवर्ड और ऑन टू द प्लेन।
और नीचे की तरफ जैसे मैंने अंगूठा नीचे की तरफ आया था, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्ड और इनटू द प्लेन। इसको अपवर्ड वगैरह भी तुम बोल सकते हो, इसका एक नाम आप अपवर्ड भी बोलते हो और इसका एक नाम तुम डाउनवर्ड भी बोलते हो। 3 नाम मैंने तुमको बताया, ठीक है। सो डाउनवर्ड क्रॉस से और अपवर्ड डॉट से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे समस्या ये है कि मान लो कि राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालें, और ये एक रस भी क्या बता रहा है। तो एक बात तो तुम हमेशा जान लो कि यदि तुम अपने राइट हैंड थंब रूल को देखो तो तुम ये देख पा रहे हो कि यदि हम इस ऐसे घुमाएंगे ना, ये देखो ये तुम्हारा राइट हैंड है और राइट हैंड का ये मान लो ये फिंगर का डायरेक्शन ऐसा है, पाम का डायरेक्शन ऐसा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब भी परपेंडिकुलर जा रहा है। अब तुम मान लो कि ऐसा नहीं है, सपोज कुछ एंगल है, अच्छा इसको हम कैसे भी घुमा सकते हैं ना, तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी एंगल हो सकता है पाम और फिंगर के बीच में। अगेन 0 और 180 डिग्री पे तो 0 ही हो जाएगा, साइन थीटा बता रहा है वो, तो साइन 0 की वजह से 0 हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, 180 डिग्री भी 0 हो जाएगा। तो जो भी एंगल होगा वो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा, ना तो 0 ना तो 180 डिग्री। यदि उस पे हुआ तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और यहीं से तुम्हें जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, क्योंकि जब ए और बी के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री हो जाएगा तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा। बट क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा हमें क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो जब ए और बी के बीच का एंगल 0 हुआ तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिली, तो हम इसको 0 लिख देंगे। 0 का डायरेक्शन क्या होता है, 0 का तो कोई डायरेक्शन तुम्हें पता ही नहीं है। तो जीरो वेक्टर अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। जीरो वेक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं और इसको वायर्ड वेक्टर भी बोलते हैं। ये आता है जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है ना, जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, और ये हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब ये आता है, जब एंगल थीटा 0। सो व्हेन थीटा इज 0 बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री भी हो तो, सो इन दोनों केस में जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू इन दोनों ही केस में 0 होगी। सो ये 0 होगी। ये वाला जो राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी तो वेक्टर होना चाहिए, तो हम इसको 0 वेक्टर लिखेंगे। लेकिन 0 का डायरेक्शन कैसे निकालो, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर इज अ वेक्टर which has 0 magnitude but indeterminate डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट मतलब इफ डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं 0 वेक्टर, ठीक है। अब फिर से आते हैं ए क्रॉस बी पे। सो ए क्रॉस बी पे जब फिर से आते हैं तो अब हम ये बताना चाह रहे थे आपसे कि ए क्रॉस बी क्या बताता है। तो ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी होते हैं। क्योंकि देखो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ये एक प्लेन को बना रहा है ना, ये एक एक पूरा प्लेन बना रहा है। तो ये जो तुम्हारा अंगूठा है हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी होगा। अब तुम बोलोगे कि ऐसा मान लो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, हाँ तो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर ए हो इस तरफ बी हो, तो भी ये इधर जा रहा है, तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। लेकिन जो पूरा का पूरा तुम्हारा प्लेन होगा, यदि मैं प्लेन बोलूं तो ये प्लेन जो होगा ना, इस प्लेन के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे।
तो या तो इधर होगा a क्रॉस b या तो इधर होगा, मतलब इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर a और वेक्टर b होंगे। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लिख लो तुम, a क्रॉस b इज always perpendicular to the plane containing वेक्टर a एंड वेक्टर b। ओके, इसके अलावा और क्या पता चलता है हमें a क्रॉस b से? इसके अलावा और जो चीज पता चलेगी वो ये पता चलेगी कि यदि तुम ध्यान से देखो तो ये है तुम्हारा a, ये है तुम्हारा b और ये एंगल थीटा, और इसकी वैल्यू तुम लिख रहे थे मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा। यदि यहाँ पे भी तुम मॉड ऑफ b लिख दो और इसको ऐसे बना दो यहाँ पे a लिख के, तो ये बना क्या रहा है? ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। सो मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक पैरेललोग्राम की एरिया को बताता है जिसके दो साइड्स के बीच में एंगल थीटा। सो यानी कि a क्रॉस b आल्सो गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम where two sides are वेक्टर a एंड वेक्टर b, और ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो है वो थीटा हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो एरिया को बता देगा, लेकिन एक क्रॉस बी में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं होता है ना, डायरेक्शन भी होता है ना। तो ज्यादा अच्छे से हम क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस बी गिव्स एरियल वेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम which is always perpendicular to the plane containing vector a and vector b and angle between a and b is theta। ठीक है, so a cross b always gives you the aerial vector which is perpendicular to vector a and vector b, where a and b are its two sides मैंने लिखा, where a and b are two sides of the parallelogram। ठीक है, and theta is the angle between these two sides। अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम, यदि हमारे पास ए और बी कार्टेशियन सिस्टम में है तो हम उसको हम कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो कि तुम्हारे पास दिया है वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड प्लस बी जेड के कैप। सो यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पे आई जे के ऐसे लिख लो, बताता हूं अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई के नीचे सबसे पहले ए एक्स लिख लो, यहाँ पे ए वाई लिख दो, यहाँ पे ए जेड लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे लिख दो बी एक्स, यहाँ पे बी वाई और यहाँ पे बी जेड। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए क्रॉस की बी की वैल्यू क्या है। तो ऐसे सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने की विधि तुमको बताता हूं। अच्छा, ये मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलता है। तो ये एक स्क्वायर है 2x2, तो इसको स्क्वायर। तो मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर दे दिया जाए a1 a2 b1 b2, तो ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब मैग्नीट्यूड हो गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, उसको निकालेंगे। बट ये डिटर्मिनेंट जो है ना,
वो 3x3 का है। तो पहले मैं 2x2 तुमको सॉल्व करना सीखेंगे। सो A1 A2 B1 B2 यदि इस तरीके से है ना तो ऐसे कर लो, ऊपर से नीचे आते हो ना तो A1 B2 इसको पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो B1 A2 इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 B2 माइनस B1 A2, या इसको अच्छे से चाहो तो A1 B2 माइनस A2 B1 ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा। A1 A2 का जो मतलब A1 पहले है यहाँ पे A2 पहले है, उस तरीके से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो तुमको मैं लिखूं यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या करोगे 1 2 4 माइनस 2 2 3। अब देखो 1 2 4 और 2 2 3 किया है मैंने, A1 B1 नहीं A1 B2 और A2 B1। अब तुम चाहो तो 3 into 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए। तो 4 - 6 इक्वल टू हो जाएगा -2। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक और छोटा सा मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे दे दे 3 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो देखो ये हो जाएगा 3 into -3 एंड -2 तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -9 और ये हो जाएगा +4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5। तो मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब जब हम IJ को खोलते हैं ना तो हम इसको कैसे खोलेंगे वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो 2x2 जो मैट्रिक्स है ना उसको मैं अब क्या करूंगा, 3x3 को 2x2 के मैट्रिक्स के रूप में बांट दूंगा, तो ये आसान हो जाएगा। तो कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले हम I लिखते हैं यहाँ पे, तो I पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे भी वही चीज फॉलो करेगा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा था ना, तो यहाँ पे पहली वाला जो होगा पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव, तीसरे वाले को पॉजिटिव, ऐसे मानेंगे बस। अब ये तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला रख लो, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो इसको ढक दिया और इसको ढक दिया, बच क्या गया AY BY AZ BZ। तो ये पहला वाला हो गया, आई का काम हो गया यहां से। अब इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जे को करेंगे। तो अब देखो मैंने बोला कि पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, तो यहां पे लिखोगे माइनस, सो -J और जे वाले को ढक दो पूरा। तो बच क्या गया यहाँ से AX BX AZ BZ। तो इसको जब खोला ना 3/3 को, तो एक मिल गया I के टर्म में, एक मिल गया तुम्हारे पास J के टर्म में, अब एक मिल जाएगा K के टर्म में। तो वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि तीसरा वाला देखो मैंने प्लस लिखा है। तब इसको ढक दो और इसको ढक दो, तो क्या बच गया AX BX AY BY। ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये हमने इसकी वैल्यू का पता कर लिया। याद रखने यहाँ पे लिख लो सारी चीजों को। तो क्रॉस प्रोडक्ट और एरिया वेक्टर की बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि हमारे पास वेक्टर A क्रॉस B जो है वो बताएगा तुम्हारे पास IJ K AX AY AZ BX BY BZ। तो ये वैल्यू हो जाएगी IAY BY AZ माइनस J कैप AX BX AZ BZ एंड प्लस K कैप AX BX AY BY। अब हम इसको एक क्वेश्चन से तो देखो, दिया है तुम्हारे पास कि A एंड B आर टू वेक्टर्स गिवन बाय A एंड B, फाइंड A क्रॉस B। तो बड़ा आसान है, हमने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया, IJ K यहाँ पे लिख दिया 2 3 0, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3, यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे 0। अब आप देखो यहाँ पे I को लिया तो ये ढक दिया और ये ढक दिया, तो ये 3 into 1 3 हो गया, लेकिन ये 0 हो गया। तो यहां से लिख दोगे तुम 3 I कैप। दूसरा सेकंड वन, तो सेकंड वन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे -J
इसको ढक दो और इसको ढक, तो 2 into 1 2 और 3 into 0 simply 0, so you get 2 and plus k ले लो, so k ले लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, k वाला ढक लिया आप, तो वाला ढक लोगे तो ये ढक लिया और ये ढक लिया, तो 2:0 0 और 3:3 9 -9, चूंकि नीचे से ऊपर -9 तो ये -9, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 3i कैप -2j कैप एंड -9k कैप। सो ये आपके पास मिल गया ए क्रॉस बी। सो ये जो ए क्रॉस बी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दिस ए क्रॉस बी इज द एरियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। अब तुमसे कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर लिख रहे होंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, सो ये हो जाएगा √94। तो ये हो गया एप्लीकेशन। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंटेनिंग ए एंड बी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो ए क्रॉस बी जो आया था ना, उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाउंड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यदि मैं मान लेता हूं कि वो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू वो है तो उसको एन मान लेता हूं, तो वो बेसिकली जो होता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो ना, ए क्रॉस बी तो 3i - 2j, तो 3i - 2j -9k एंड होल डिवाइडेड बाई √94, सो यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखते हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मैग्नीट्यूड यदि 10 बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख लेंगे 10 इंटू ईटा कैप क्या था वो तो तुमने निकाला 10 अपन ये √94 यहाँ पे रख दो, और 3i कैप -2j कैप -9k कैप,